नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज खबरदार स्पेशल में हम 68 वर्ष के गणतंत्र के जश्न का ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे और आपको भारत की वो शुद्ध देसी ताकत भी दिखाएंगे जो कल शान से राजपथ पर पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन इससे पहले गणतंत्र दिवस के जश्न की रोशनी और तिरंगे की चमक, दिल्ली और मुंबई ही नहीं, दुबई तक, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, संसद भवन से लेकर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक तक, राजधानी दिल्ली गणतंत्र दिवस के जश्न से जगमगा रही है। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर तिरंगे से रंगा दुबई का मशहूर बुर्ज खलीफा, यह भारत के तिरंगे की ताकत है। इस बार भारत के गणतंत्र दिवस का जश्न संयुक्त अरब अमीरात भी अपनी कूटनीतिक दोस्ती से मना रहा है और तिरंगे की लाइटिंग से जगमगाया बुर्ज खलीफा इसका सबसे बड़ा सबूत है। संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस और वहां की सेना के डिप्टी कमांडर शेख जायद इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। वो अरब वर्ल्ड के चौथे ऐसे नेता हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। गणतंत्र दिवस के 68वें जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल राजपथ पर दुनिया भारत की ताकत देखेगा जो सिर्फ सैनिक ताकत ही नहीं, विविधता की वो ताकत भी है जो अलग अलग रंग के बावजूद देश को एक रंग में रंगती है। कैसे गणतंत्र दिवस का भव्य जश्न शुरू हुआ, कैसे 26 जनवरी की तारीख भारत के लिए कूटनीतिक रिश्ते बनाने से भी जुड़ गई, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक विश्लेषण और सबसे बुनियादी सवाल कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। आजादी की लड़ाई में वर्ष 1930 से पहले दो तरह की विचारधाराएं टकरा रही थी। एक विचारधारा भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने और दूसरी पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि शासन तो भारत चलाएगा लेकिन उसका हेड ब्रिटिश राज ही रहे। इस तरह का दर्जा तब ब्रिटिश राज ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को दिया था। 1927 में भगत सिंह ने पूर्ण स्वराज का विचार दिया जिसे नेहरू और बोस ने कांग्रेस के अंदर उठाया। 1928 में गांधी जी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने 2 साल के अंदर डोमिनियन स्टेट की मांग का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने अंग्रेजों को ज्यादा वक्त न देने और पूर्ण स्वराज की बात की। अंग्रेजों ने गांधी जी को बातचीत के लिए लंदन बुलाया। गांधी जी ने पूछा कि क्या डोमिनियन स्टेट पर मांग मानी जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने यह कहते हुए डोमिनियन स्टेट की मांग को खारिज कर दिया कि भारत खुद से शासन करने में सक्षम नहीं है। 1929 में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। इसी प्रस्ताव में 26 जनवरी 1930 से ब्रिटिश राज से आजादी और पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था। लेकिन देश को आजादी इसके 17 साल बाद 15 अगस्त 1947 को मिली। आजादी के बाद देश का संविधान भी तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान जब तैयार हो गया तो इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय किया गया, क्योंकि 26 जनवरी ही वो तारीख थी जब 1930 को अंग्रेजों से आजादी और पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत आधिकारिक तौर पर गणतंत्र बन गया, जिसके बाद से हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम आपको गणतंत्र दिवस के कुछ रोचक तथ्य भी बताते हैं। पहला गणतंत्र दिवस आजादी के 3 साल बाद वर्ष 1950 में मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति की शपथ ली थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 1950 से 1954 तक 5 गणतंत्र दिवस समारोह की जगह फिक्स नहीं थी। पहला गणतंत्र दिवस तब के इरविन स्टेडियम और अब के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के राजपथ पर फिक्स कर दिया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान भी 2 बार गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि रह चुका है। 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। 1965 में पाकिस्तान के कृषि मंत्री राणा अब्दुल हमीद गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस एक दिन का जश्न नहीं होता है बल्कि 3 दिन चलता है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ इसका समापन होता है। हम आपको गणतंत्र दिवस के जश्न के ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर्ड फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं।
26 जनवरी 1950 सुबह 10:30 बजे भारतीय गणतंत्र का जन्म हुआ। जब भारत का संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम पहले राष्ट्रपति के तौर पर ऐलान हुआ। राष्ट्रपति भवन से लेकर तब के इरविन स्टेडियम और अब के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक 7 किलोमीटर तक पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बग्घी दौड़ी तो दोनों तरफ बैठे लोग इस ऐतिहासिक तस्वीर के गवाह बने। पहले गणतंत्र दिवस का पूरा समारोह इरविन स्टेडियम में हुआ, जहां राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पद की शपथ ली और तिरंगा फहराया। 3000 से ज्यादा सेना के अफसर और जवान, 15,000 से ज्यादा लोगों ने गणतंत्र दिवस पर पहली बार उस मिलिट्री परेड को देखा जिससे हर साल 26 जनवरी को भारत की ताकत दिखती है। ये देश के पहले गणतंत्र दिवस के जश्न की ऐतिहासिक तस्वीर है। पहली बार 1950 में प्रधानमंत्री नेहरू ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को बुलाया था। परेड और मुख्य अतिथि की परंपरा तब से चली आ रही है, लेकिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड पहले 5 गणतंत्र दिवस तक फिक्स नहीं थी। इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान पहले 5-6 साल में अलग अलग जगहों पर गणतंत्र का जश्न मनाया जाता था। President Prashad of India arrives at Kingsway, the great avenue in New Delhi, for the celebration of Republic Day. तब भी गणतंत्र दिवस पर मिलिट्री परेड और राज्यों की झांकियां निकाली जाती थी। When India celebrates, she does it in a big way. Our modern army contrasts vividly with the timeless pageantry of the 1956 के बाद से गणतंत्र दिवस का जश्न और परेड राजपथ पर फिक्स हो गई। ये भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि राजपथ पर पहली परेड के मुख्य अतिथि पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद बने थे। इसके बाद 1959 में चीन के कम्युनिस्ट जनरल ये जिनान यिंग को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। इस दौरान भारतीय गणतंत्र के सामने 1962 की वो चुनौती आई जब चीन ने हम पर आक्रमण किया। देश के वीर जवान सीमा पर खून की आखिरी बूंद तक चीन से लड़े। चीन से हार के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1963 के गणतंत्र दिवस को जब रामलीला मैदान पर लता मंगेशकर ने इन जवानों की कुर्बानी पर देश की आंखों में आंसू भर दिए। नेहरू के इस दौर के बाद 1965 का वो वक्त भी आया जब चीन के बाद पाकिस्तान ने भी ये सोचकर हमला किया कि वो इस वक्त कमजोर भारत को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन भारत के लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के जनरलों के कश्मीर पर बड़े भ्रम को ऐसा तोड़ा जिसके बाद वो अगले 50 साल तक सोच भी नहीं पाए। India celebrates her 28th year as a republic. President Fakhruddin Ali Ahmed and the Prime Minister. नेहरू से लेकर शास्त्री तक और शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी तक और इंदिरा गांधी से लेकर इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई। भारत के गणतंत्र की ताकत दुनिया ने देखी, जो तमाम उथल पुथल के बावजूद आगे बढ़ रहा था। अमेरिकी हथियारों और ताकत से लैस पाकिस्तान से निपट चुका था और दोस्ती के नाम पर युद्ध का धोखा करने वाले पड़ोसी चीन को भी रोक चुका था और देश के अंदर मची उथल पुथल और लोकतंत्र के संघर्षों से आगे बढ़ रहा था। ये भारत के गणतंत्र की ताकत है जो इन 70 सालों में हर चुनौती से निपटा है। इस दौरान गणतंत्र दिवस के जश्न के जरिए न सिर्फ भारत ने अपनी सैनिक ताकत दुनिया को दिखाई, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासतों और अपने गणतंत्र की विविधता के अलग अलग रंगों को भी 26 जनवरी की परेड के जरिए दुनिया को दिखाया है। आज तक ब्यूरो। 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के जश्न की तारीख से कूटनीति की डोरी कैसे बंध गई, ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों की एक पावरफुल लिस्ट है जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम हैं और यह सिलसिला पहले गणतंत्र दिवस से चला आ रहा है।
पिछले 2 गणतंत्र दिवस में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर देखा। इस बार यूएई के क्राउन प्रिंस और वहां की सेना के डिप्टी कमांडर मुख्य अतिथि हैं, जिन्होंने आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत और यूएई के बीच 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यूएई के अंदर 24 लाख भारतीय नौकरी करते हैं, जो अरब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात की सेना के डिप्टी कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। और ये भी कम दिलचस्प नहीं कि भारत के 68वें गणतंत्र दिवस के जश्न में एक दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात में दुबई का मशहूर बुर्ज खलीफा भारतीय तिरंगे की रोशनी से जगमगाया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब गणतंत्र दिवस के जश्न के जरिए ऐसी कूटनीतिक दोस्ती को पक्का किया जाता है। शेख मोहम्मद बिन जायद अरब वर्ल्ड के वो चौथे नेता हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने हैं। इससे पहले 2001 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति और 2006 में सऊदी अरब के दिवंगत किंग अब्दुल्ला भारतीय गणतंत्र की ताकत के साक्षी बने। इसी तरह 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए गणतंत्र दिवस पर ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातिमी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। तब ईरान के साथ भारत की दोस्ती बहुत खास थी। गणतंत्र दिवस पर पावरफुल गेस्ट बुलाने की परंपरा 1950 के बाद से चल रही है, जब भारत, अमेरिका और रूस किसी के गुट में नहीं था। तब ऐसे देशों के अतिथियों को बुलाया जाता था जो सीधे तौर पर अमेरिका या रूस दोनों में किसी के साथ नहीं थे। जैसे कि 1950 के पहले गणतंत्र दिवस पर नेहरू ने गुट निरपेक्ष संगठन के साथ ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। गणतंत्र दिवस पर 2 बार पाकिस्तान के भी नेताओं को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन ये पाकिस्तान की सीमा पर हरकतों को भी कम ना कर सका। चीन को भी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया, लेकिन चीन के साथ युद्ध को टाला नहीं जा सका। 1960 के बाद गणतंत्र दिवस पर इस नीति को लचर किया गया और सोवियत संघ को मुख्य अतिथि देश के तौर पर बुलाया गया। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि की पावरफुल लिस्ट में 1961 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का नाम जुड़ा। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमेशा की तरह गणतंत्र दिवस की रंगारंग परेड को देखने के लिए हजारों लोग राजपथ पर इकट्ठा थे। इस पावरफुल लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का भी नाम है, जो 1995 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बने। तब प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई में 27 साल जेल काटने के बाद मंडेला 1994 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और अगले ही साल वो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए। Guests and dignitaries, President Barack Obama arrives at Rajpath. 2015 में पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बना। बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबामा की दोस्ती के दुनिया में चर्चे हुए। कूटनीतिक दोस्ती के लिए 2015 का गणतंत्र दिवस भारत और अमेरिका के लिए बेहद खास था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उन पावरफुल लोगों में शामिल हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बन चुके हैं। 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद भारतीय गणतंत्र की ताकत के साक्षी बने। The French soldier carrying the French regiment flag. सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के नाते फ्रांस भारत के लिए बेहद बड़ा कूटनीतिक दोस्त था। फ्रांस के राष्ट्रपति अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ भारत आए। पहली बार गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी सेना की टुकड़ी ने मार्च किया था। Going down Raj. इस बार संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस का गणतंत्र दिवस पर अतिथि बनना भारत के अरब दुनिया से रिश्ते मजबूत करने की दिशा में कदम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमीरात का दौरा कर चुके हैं। जब संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर $75 बिलियन के निवेश का ऐलान किया था। यूएई में 26 लाख भारतीय रहते हैं
और तेल, खनिज और पैसे से भरा अमीर अमीरात भारत के कूटनीतिक दोस्त के तौर पर बड़े काम का है। आज तक ब्यूरो। गणतंत्र दिवस पर परेड तो हर साल होती है, लेकिन इस बार थोड़ी अलग होगी। गणतंत्र दिवस पर परेड में देश का दम हर साल दिखता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग दिखेगा। इस साल राजपथ पर आपको जो सैन्य ताकत नजर आएगी, उसमें ज्यादातर देसी ताकत होगी, यानी देश में ही विकसित और देश में बने हुए। यहां तक कि राजपथ के आसमान में भी स्वदेशी की झलक दिखेगी, यानी अब की बार परेड में देसी हथियार। गणतंत्र दिवस पर देश का दम तो हर साल दिखता है, लेकिन इस बार स्वदेशी का दम दिखेगा। तोप से लेकर मिसाइल तक और एडवांस्ड गन से लेकर लड़ाकू विमान तक, हेलीकॉप्टर से लेकर रेकी वाहनों तक। इस बार राजपथ पर तीनों सेनाओं की जो ताकत देश और दुनिया को दिखाई जाएगी, उसमें स्वदेशी हथियारों का जोर रहेगा। फिर बात चाहे आकाश मिसाइल सिस्टम की हो, ब्रह्मोस मिसाइल की, या फिर पहली बार देश का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस राजपथ पर उड़ान भरेगा। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में ऐसा होगा कि राजपथ पर ज्यादातर सैनिक साजो सामान स्वदेशी होंगे। राजपथ पर जहां एक ओर देश में विकसित मिसाइलें, रेडार और तोप नजर आएंगी, वहीं दूसरी ओर राजपथ के ऊपर आसमान में देश में ही तैयार जंगी हेलीकॉप्टर और विमान के करतब दिखाई देंगे। पता है, एक शेड्यूल ले डाउन किया जाता है। एक साल पहले शेड्यूल ले डाउन किया जाता है कि इस 90 मिनट में कौन कौन सी कंटिजेंट क्या क्या दर्शाना है। वो एक साल पहले डिसाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये हम दर्शाएंगे। सो अगर आप एक कॉम्पोजिट दर्शाना चाहते हैं, नॉट ओनली मिलिट्री माइट, एयरफोर्स, नेवी माइट, ऑल्सो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, इतने स्टेट्स हैं, कई लोगों को स्टेट्स के बारे में पता नहीं है। सो इस पैकेज ऑफ 90 मिनट्स में ये चीज़ फिट हो सकती है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार नजर आने वाले अस्त्र शस्त्रों में खास आकर्षण होगा एडवांस्ड टोल आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे DRDO ने तैयार किया है। एडवांस्ड टोल आर्टिलरी गन सिस्टम के तहत DRDO ने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 155 mm श्रेणी में 2 नई तोपें बनाई हैं। इन तोपों को देसी कंपनियों की मदद से तैयार किया गया है। सेना में आर्टिलरी गन की कमी को दूर करने के लिए DRDO ने एक स्वदेशी तोप तैयार की है, ATAG यानी कि एडवांस टोल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी अगर मारक क्षमता की हम बात करें तो 45 किलोमीटर तक ये 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की जो गन है वो मार कर सकती है। पिछले 2 साल से DRDO अलग अलग इलाकों में इसका ट्रायल कर रही है। ये अगर ATAG की बात की जाए तो 2 जवान इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये खुद में मूवमेंट कर सकती है। इसके अलावा इसको टो करके भी ले जाया जा सकता है। और इस तरह से जो खासतौर से सेना में लंबे समय से आर्टिलरी गन की कमी रही है, उसको दूर करने में खासतौर से मददगार होगी। और इस बार राजपथ पर भी जो ATAG है वो अपना दम दिखाएगी। ATAGS तोपों के पीछे DRDO की पुणे लैब का दिमाग है और मेक इन इंडिया के तहत इनके निर्माण की तैयारी की जा रही है और सीमा पर तैनात करने के बारे में गंभीरता से सोचा जा रहा है। प्रकार हमने देखा, हमने पहले बोफोर्स इंपोर्ट की थी। धनुष उसका अपग्रेडेड वर्जन है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने किया है। और एटैक जो है यह पूरी यही देश के अंदर डिजाइन डेवलप गन है, जिसे कि आप कह सकते हैं कि यह पूरी इंडिजिनियसली डेवलप गन विद द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अवेलेबल विद इन द कंट्री, इट हैज बीन रियलाइज्ड। भारतीय तोपखाने की ताकत दिखाने के लिए राजपथ पर एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम के अलावा देसी बोफोर्स भी नजर आएंगी, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने तैयार किया है। कामयाब परीक्षण के बाद धनुष को सेना में शामिल करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, करीब 1 घंटे की सैन्य परेड में ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइलें होंगी, तो साथ ही देश में बने उन्नत रेडार सिस्टम भी दिखाई देंगे। परेड में पहली बार नजर आएगा रेडार प्रणाली अरुद्र, जिसे DRDO ने तैयार किया है। अरुद्र स्वदेशी तकनीक से बना भारत का सबसे उन्नत रेडार सिस्टम है, जो 800 किलोमीटर के दायरे में 150 टारगेट का पता लगा सकता है।
इतना ही नहीं, ये अपने और दुश्मन के टारगेट की पहचान करने में भी सक्षम है। तीनों सेनाओं के बेड़े में मेक इन इंडिया के जो हथियार हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा ही एक रडार जो कि डीआरडीओ ने स्वदेशी तैयार की है आरुद्र के नाम से, इसकी क्षमता की अगर बात की जाए तो 400 किलोमीटर की रेंज में 360 रेंज में ये किसी भी टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकती है, पहचान सकती है और यानी कि एक बड़े एरिया में जो दुश्मन के टारगेट हैं उन कर सकती है और उसमें भी टारगेट को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये दुश्मन का टारगेट है या फिर किसी दूसरी तरह का टारगेट। ऐसी तमाम आधुनिक खासियत के साथ इसे तैयार किया गया है। देसी कदम राजपथ पर दिखेगा तो आसमान में भी स्वदेशी की हनक नजर आएगी। परेड का आगाज देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र से होगा, लेकिन सबसे खास बात यह होगी कि पहली बार देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान LAC तेजस राजपथ पर फ्लाई पास्ट में उड़ान भरेगा। इस बार का फ्लाई पास्ट 26 जनवरी को टोटल 35 एयरक्राफ्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ज़्यादातर जितने भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं। फिलहाल वायुसेना में 2 तेजस विमान शामिल हो चुके हैं। बेंगलुरु में रहने के बाद ये स्क्वाड्रन तमिलनाडु के सुलूर चला जाएगा। वायुसेना की योजना अगले साल मार्च तक 6 तेजस शामिल करने की है। इसके बाद 8 और तेजस इस बेड़े में शामिल हो जाएंगे, यानी 2018 तक 18 विमान यानी पहला स्क्वाड्रन पूरा हो जाएगा। इसके बाद ही तेजस को किसी फॉरवर्ड एरिया में तैनात किया जाएगा। तेजस वायुसेना में MiG-21 की जगह लेगा। तेजस करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है और इसे 2 तरह की खास मिसाइल से लैस किया गया है। इस वक्त सीसीएम और बीबीएम यानी कि जो पहली मिसाइल जो इस वक्त फिट की जा रही है, इसे सीसीएम क्लोज कॉम्बैट मिसाइल कहा जाता है, जो नजदीक हमले के लिए काम आती है। और इसके अलावा ये जो बड़ी मिसाइल इस वक्त दिख रही है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो कि काफी लंबी दूरी तक दुश्मन हमले के लिए काम आती है। और अगर तेजस की बात की जाए तो करीब 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजस दुश्मन के किसी भी इलाके में हवाई हमला कर सकता है। वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 120 तेजस बनाने का ऑर्डर दिया है। यकीनन देर से ही सही, लेकिन इसके शामिल होने से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और देसी होने की वजह से इसके किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे का मोहताज नहीं होना होगा। हमने HAL में तेजस के बनने और उसके पंखों की उड़ान का जायजा लिया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे तेजस बनता है। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। तेजस का वजन 6560 किलोग्राम है। इसके विंग्स 8.2 मीटर चौड़े हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD T सुवर्ण राजू के साथ हमने HAL के प्लांट में तेजस के बनने की प्रक्रिया को देखा। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एंड इसका एयरफोर्स में जोड़ने से एयरफोर्स की लड़ाई का ताकत जुड़ जाएगी और दुगना हो जाएगी। इसके साथ इसका ये है कि हम ये विमान यहाँ भारत देश में पूरा इंडिजिनस मेक इन इंडिया की तरफ से ये पहली जहाज जो हमारी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की डिजाइन कैपेबिलिटी दिखाने के लिए ये लड़ाकू विमान तैयार है। अगर खूबियों की बात करें तो तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। दुश्मन पर हमला करने के लिए इसमें हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइलें लगी हैं, तो जमीन पर निशाने लगाने के लिए आधुनिक लेजर गाइडेड बम लगे हुए हैं। अगर ताकत की बात करें तो तेजस MiG-21 से कहीं ज्यादा आगे है। मिराज 2000 से इसकी तुलना कर सकते हैं। यही नहीं, तेजस चीन और पाकिस्तान के साझा उपक्रम से बन रहे JF-17 से कहीं ज्यादा बेहतर है। तेजस का फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम जबरदस्त है। अब एक नजर डालते हैं कैसे तेजस चीन और पाकिस्तान के JF-17 से बेहतर है। 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजस एक उड़ान में 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि JF-17 सिर्फ 2037 किलोमीटर की दूरी। तेजस जहां 3000 किलो विस्फोटक और बम लेकर उड़ सकता है, वहीं JF-17 सिर्फ 2300 किलो विस्फोटक लेकर आसमान में उड़ान भर सकता है।
हवा में ही तेजस की फ्यूल रिफिलिंग की जा सकती है, पर JF-17 ऐसा नहीं कर सकता। अहम बात यह है कि तेजस महज 460 मीटर चलने के बाद ही हवा में उड़ सकता है, जबकि चीनी विमान को ऐसा करने के लिए 600 मीटर की दूरी तय करनी होती है। हवाई मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए तेजस कई मायनों में खास है। खास तौर से इसके मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए, चाहे बात हवा से जमीन पर हमले की हो या पर हवा में हवा और लेजर गाइडेड मिसाइल, लेकिन सबसे खास बात चीन और पाकिस्तान के साझा JF-17 के मुकाबले तेजस का कोई सानी नहीं है। तेजस पर सवार होने से पहले एक खास जी सूट पहनना होता है। जी सूट उड़ान के दौरान पायलट और को पायलट के खून के दबाव को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। जी सूट के साथ एक खास हेलमेट भी पहनना होता है। इस हेलमेट के साथ ही ऑक्सीजन मास्क भी जुड़ा होता है, जो उड़ान के दौरान कलाबाजी के वक्त भी जी सूट के साथ शरीर में खून और ऑक्सीजन का संचार बनाए रखता है। LCA पर उड़ान भरने से पहले मुझे एक खास तरह का ओवरऑल पहनना होगा, और ये जो खास जी सूट जिसे लड़ाकू विमान पर उड़ान के दौरान पहना जाता है, जो उड़ान के दौरान आपका जो ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का दबाव है उसे सामान्य बनाए रखता है। ट्रेनर विमान में सवार होने के बाद उसे रनवे पर टो करके लाया जाता है और फिर कुछ ही मिनटों में तेजस की तेजी सामने होती है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। गणतंत्र दिवस के जश्न का मतलब यह होता है कि हम किसी भी कीमत पर देश की स्वायत्तता की रक्षा करेंगे, उन दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देंगे जो हमारे देश पर काली नजर रखते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भी देश के दुश्मन हैं, जिनके सफाई के लिए हमारे जवान कभी दबे पांव उनके ठिकानों को तबाह करते हैं, तो कभी टेरर कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए आपको दिखाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की जाती है, कैसे हमारे जवान POK में जाकर आतंकियों के छक्के छुड़ा देते हैं। ये गुजरात में पाकिस्तान सीमा से सटे भुज का एयरबेस है। नजर दौड़ाइए, हर तरफ हलचल नजर आएगी। वायुसेना ने पूरी तैयारी कर रखी है यह दिखाने के लिए कि सीमा पार आतंकवादियों के कैंप को कैसे तबाह किया जाएगा, यानी सरहद पार के इलाकों में डेरा जमाए आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की जाएगी। सबसे पहले MI-17 की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले जवानों को सीमा के करीब पहुंचाया जाता है। फिर MI-17 में सवार जवान पैरा जंपिंग करते हैं। पैरा जंप करने वाले जवानों के लिए कभी-कभी करीब 9000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन सारी मुश्किलों को पार करते हुए वो पहुंच जाते हैं आतंकवादियों के कैंप के बेहद करीब। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के जवान थे उनको लैंड करवाया था, उसके बाद उन्होंने इस जगह पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। दरअसल यहाँ पे आतंकवादी कैंप चल रहा था जिसकी ये पूरी एक मॉक ड्रिल है। वहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के जवान के जरिए आतंकवादियों को तो मार गिराया गया। अब MI-17 वापस लौटा है, जो जवान है उनको लेने के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये हुआ कि इट इज वेरी प्रिसाइज एंड टू डू एनीथिंग प्रिसाइज उसके लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।